नमस्कार करके नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी को। मैं संजय कुमार शर्मा फिर से आप सबका स्वागत कर रहा हूं। 53 क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व होने के बाद सेठी सर ने ब्रेक लिया है और क्योंकि अब आ रहे हैं हमारे सामने फिजिक्स के ओंकार जी सर, जो आपको पूरा पेपर जो फिजिक्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हमारे गेट में आए हैं वो उसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, आंसर की में मतलब हम आंसर बताने के साथ साथ आपको प्रॉपर सॉल्यूशन भी बता रहे हैं। थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है बट आपको पूरा उसका कंप्लीट सॉल्यूशन अगर मिलना है, शॉर्ट सिलेक्शन के लिए शॉर्ट सॉल्यूशन भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी संदर्भ में मैं बुलाना चाहूंगा ओंकार जी सर को, जो कि अब लीड करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर को। आइए सर। जय हिंद बच्चों, नवजीवन डिफेंस एकेडमी की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे फिजिक्स के सॉल्यूशंस। पहला जो क्वेश्चन है आपका, ये है आपका यहाँ पे द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट आवर्स। पहली बात ये यहाँ पे कि किलोवाट आवर्स जो हैं यहां जैसे पहला क्वेश्चन जो है ये है आपका यहाँ पे कि किलोवाट आवर्स जो है वो आपका किसके इक्वल है। तो इधर देखिए यहाँ पे किलोवाट आवर्स जो है, पहली बात तो अपनी यूनिट जो है वो किसकी है, तो किलोवाट आवर्स इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये आपकी किसकी यूनिट है, यहाँ पे एनर्जी की यूनिट है। और अगर मैं किलोवाट आवर्स को लिखता हूं यहाँ पे कि किलोवाट आवर्स, तो देखिए किलो का मतलब कितना हो गया यहाँ पे 10⁻⁴ कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 3। वॉट की अगर मैं बात करूं तो वॉट का मतलब कितना हो गया आपका जूल पर सेकेंड। और आवर्स को अगर मैं सेकंड में लिखता हूं तो बोलिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 3600 सेकंड। सेकंड से सेकंड जो है वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा। और इसी के साथ अपना kWh जो है वो आपका किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो आपका पहला जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये कह रहा है यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज नॉट करेक्ट। कि यहाँ इसने बात जो करी है वो आपकी किसको लेके बात करी है, यहाँ पे सोलेनॉइड की रिगार्डिंग बात करी है कि इनमें से सोलेनॉइड का जो है वो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या है यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो इधर देखिए पहली बात तो सोलेनॉइड होती क्या है अपनी यहाँ पे, तो अगर किसी भी इंसुलेटेड रॉड पे अगर मैं क्या करता हूं यहाँ पे कि किसी करंट कैरिंग वायर को या फिर किसी कंडक्टिंग वायर को अगर टाइटली बाउंड कर देता हूं, जो डिवाइस जो है वो आपकी क्या बन जाती है यहाँ पे सोलेनॉइड बन जाती है। और सोलेनॉइड का यूज क्या होता था आपका यहाँ पे कि भाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करते थे अपन प्रोड्यूस करते थे। और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती थी, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। तो पहला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है कि भाई सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है आपका यूनिफॉर्म होता है। और उसकी डायरेक्शन जो होती है, डायरेक्शन कहां होती है उसकी एक्सिस के अलोंग। सेकंड पे आता हूं मैं यहाँ पे, सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है यहाँ पे द करंट कैरिंग सोलेनॉइड्स बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो है वो किसकी तरह बिहेव करती है, आपकी बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करती है। ठीक है, उसका एक साइड जो है या एक एंड जो है वो तो आपका नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और उसका जो सेकंड एंड जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, आपका यहाँ पे साउथ एंड की तरह बिहेव करेगा। तो सेकंड ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। अगर मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे जाता हूं तो नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है आपका कि द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इंक्रीज विद इंक्रीज इन करंट। तो ये ऑप्शन भी आपका राइट है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो फॉर्मूला क्या कहता है आपका कि B इक्वल टू बोलिए कितना होता है μ0 Ni की बात होती है। तो अगर आप करंट को अगर इंक्रीज करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी क्या होगा यहाँ पे आपका इंक्रीज होगा। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो भी क्या है यहाँ पे आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या कह रहा है यहाँ पे कि if a soft iron bar is inserted inside the solenoid the magnetic field remains the same। कि भाई साहब अगर सोलेनॉइड के अंदर अगर मैं क्या कर दूं यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन को अगर प्लेस कर देता हूं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या रहता है यहाँ पे यूनिफॉर्म रहता है। तो ये ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी सॉफ्ट आयरन को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अगर अंदर रख देंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन यहाँ पे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 63, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है आपका यहाँ पे। यहां ही कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ टू इक्वल पार्ट्स बाय वॉल्यूम, वन पार्ट हैज डेंसिटी रो नॉट एंड द अदर पार्ट हैज डेंसिटी 2 रो नॉट, व्हाट इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसने कह रखा है यहाँ पे कि कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का वॉल्यूम जो है वो आपका क्या है यहाँ पे सेम है, और दोनों की जो डेंसिटी है, एक की डेंसिटी कितनी दे रखी है इसने, रो नोट दे रखी है, और सेकंड की जो डेंसिटी है वो आपकी कितनी है यहाँ से 2 रो नोट है। और इसने पूछा है यहाँ पे कि अगर इन दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए तो इनकी एवरेज डेंसिटी जो है वो कितनी हो जाएगी। तो इधर देखिए यहाँ पे अगर डेंसिटी की बात करें तो टोटल अगर डेंसिटी की बात की जाए कि रो मिक्स कितना होता है, तो रो मिक्स के लिए लिख सकता हूं मैं यहाँ पे टोटल मास अपॉन बोलिए कितना लिखा जा सकता है यहाँ पे टोटल वॉल्यूम, ठीक है यहां तक। और अगर केवल रो की बात करूं तो रो इक्वल टू बोलिए कितना होता था आपका मास अपॉन कितना होता था यहाँ पे वॉल्यूम। तो रो मिक्स की अगर बात की जाए तो रो मिक्स इक्वल टू, इधर देखिए मास m1 बताइए कितना हो जाएगा यहाँ से, तो m की बात करें तो m कितना होगा यहाँ से रो भी, लेकिन रो कितना दिया हुआ है यहाँ पे, रो 1 आपको दे रखा है यहाँ पे रो नॉट, तो कितना आ जाएगा यहाँ से रो नॉट इंटू वॉल्यूम की जगह कितना आ गया आपका v, प्लस अगर मैं m2 की बात करूं तो देखिए m2 कितना हो जाएगा यहाँ से 2 रो नॉट इंटू v अपॉन टोटल वॉल्यूम। देखिए v1 भी कितना है यहाँ पे आपका, दोनों का वॉल्यूम जो है वो क्या दे रखा है यहाँ पे सेम दे रखा है कि इक्वल पार्ट्स बाय वॉल्यूम। तो v1 जो है वो भी आपका v है और v2 जो है ये भी आपका कितना है यहाँ पे v है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं यहाँ पे तो रो मिक्स जो है ये अपना कितना हो जाएगा v v v v, ये तो क्या हो गए यहाँ पे आपके कैंसल आउट हो गए। और अगर आगे बात की जाए तो 2 रो नॉट प्लस रो नॉट कितना हो गया यहाँ से 3 रो नॉट, और 1 प्लस 1 बोलिए कितना हो गया यहाँ से 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ से 3/2 रो नॉट। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 64। इधर देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन है थोड़ा सा। ये कह रहा है यहां पे कि प्रेशर कुकर फूड्स फास्टर बाय, कि प्रेशर कुकर में अगर अपन खाना बनाते हैं तो वो थोड़ा क्या हो जाता है आपका जल्दी बन जाता है, उसका रीजन क्या है। तो इधर देखिए इसका जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है यहां पे, तो कंसेप्ट ये कहता है कि अगर अपने प्रेशर को अगर कहीं इंक्रीज करते हैं, अगर किसी भी लिक्विड के प्रेशर को अगर क्या किया जाए इंक्रीज किया जाए, या फिर वाटर के केस में अगर बात करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बोलिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं कहीं प्रेशर को इंक्रीज करता हूं तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जनरली अगर बात की जाए कि अगर नॉर्मल वे में अगर मैं बात करूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लेके बात करूं कि 1 एटम प्रेशर पे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका अप्रोक्स कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर दूंगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा वहां पे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर कुकर क्या करता है कि प्रेशर कुकर प्रेशर को क्या कर देता है इंक्रीज कर देता है, और अगर प्रेशर अगर इंक्रीज हुआ तो जो आपका बॉइलिंग पॉइंट था वो 100 डिग्री सेल्सियस से कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। और अगर 100 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर गया तो टेम्परेचर अगर ज्यादा हुआ तो क्या खाना जल्दी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो इसका देखिए राइट ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे कि इंक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, कि भाई प्रेशर कुकर जो है वो इसके बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर देता है यहाँ पे इंक्रीज कर देता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा का पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है आपका। इसने आपसे पूछा है यहाँ पे कि एक्स रेज की जो वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी। एक्स रेज की किसको लेके बात कर रखी है इसने यहाँ पे वेवलेंथ को लेके बात कर रखी है। तो एक्स रेज की जो वेवलेंथ होती है अपनी अगर रेंज को लेके बात की जाए तो इसकी वेवलेंथ जो होती है वो आपकी 0.1 नैनोमीटर से लेके कहां तक होती है आपकी यहाँ पे 10 नैनोमीटर होती है। ठीक है, एक्स रेज की जो वेवलेंथ है वो कहां से कहां तक 0.1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर होती है। यहां अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात की जाए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है आपका यहाँ पे डी ऑप्शन की। इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपकी एक्स रेज की जो वेवलेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे 1 नैनोमीटर हो जाएगी। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, वापस अगेन एक छोटा सा न्यूमेरिकल है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है आपका यहाँ पे कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वॉट जनरेटर, द करंट ड्रॉन इज 600 मिली एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। एक छोटा सा ध्यान रखना था आपको इस क्वेश्चन में कि यहां इसने क्या दे रखा है आपका मिली एम्पियर दे रखा है, और मिली का मतलब कितना होता है आपका यहाँ पे 10⁻⁻ कितना होता है यहाँ पे -3।
देखिए यहाँ पे जनरल सा पावर की बात करी है इसने, पावर का एक बेसिक सा फॉर्मूला है आपका कि पावर इक्वल टू पी इक्वल टू देखिए कितना होता है यहाँ से आपका वी आई होता है। और अगर मैं वैल्यू पुट करूँ यहाँ पे देखिए वी की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने यहाँ से 220 वोल्ट दे रखी है, तो वी की वैल्यू हो गई आपकी 220 वोल्ट। और अगर मैं आई की बात करूँ तो देखिए आई कितना दिया हुआ है यहाँ पे 600 इंटू मिली की जगह थोड़ा यूनिट का ध्यान रखना था आपको, यूनिट कितनी हो जाएगी यहाँ से इसकी 10⁻³ इसको अगर आगे सॉल्व किया जाए तो कितना हो गया ये 220 इंटू 0.6, ठीक है। और अगर इसको आगे सॉल्व करोगे आप तो 220 इंटू 0.6 जो है वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से 132 वॉट। तो राइट आंसर जो है वो आपका क्या हो गया यहाँ से 132 वॉट, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी आपका एक तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि अगर मैं साउंड की अगर पिच अगर इंक्रीज कर देता हूं तो इनमें से कौन सी क्वांटिटी जो है वो आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। एक बात ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे कि पिच जो है वो एक्चुअल में केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड करेगी, आपकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी। तो अगर पिच इंक्रीज हो रही है, पिच अगर इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब वहां पे क्या चीज इंक्रीज हो जाएगी, आपकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वन डायमेंशनल मोशन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कि अगर कोई कार जो है वो अगर आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ अगर चल रही है तो उसका वीटी ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा। तो ये एक फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है कि v इक्वल टू बोलिए कितना होता है आपका u प्लस कितना होता है यहाँ से 80 होता है। अगर मैं मान लेता हूं यहाँ पे कि कार जो है वो आपकी रेस्ट से मोशन स्टार्ट कर रही है तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0 और v इक्वल टू देखिए कितना हो जाएगा आपका यहाँ से v इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 80 और एक्सेलरेशन जो है वो आपका क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है देन लिख सकता हूं मैं यहाँ पे कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोलो कितना हो जाएगा t। और अगर मैं vt के बीच में ग्राफ अगर प्लॉट करूंगा तो vt के बीच में ग्राफ जो है वो मेरा कैसा आएगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। तो राइट आंसर जो है इनमें से आपका कौन सा हो जाएगा, आपका यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। क्लियर हुआ है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट से पूछा गया है आपका, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। इसने पूछा है यहाँ पे कि एम्पलीट्यूड जो है साउंड वेव का उसको किसकी टर्म में मेजर्ड करते हैं, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड जो होता है इसकी यूनिट क्या होती है, अपनी मीटर होती है। एम्पलीट्यूड की यूनिट क्या होती है, मीटर। और यहां जो ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है प्रेशर, तो प्रेशर की यूनिट तो क्या हो जाती है आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन सेकंड ऑप्शन जो है वो क्या कहता है यहाँ पे आपका डिस्टेंस, और डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी यहाँ पे मीटर होती है। तो क्या एम्पलीट्यूड और डिस्टेंस क्या दोनों की यूनिट सेम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो राइट आंसर जो है आपका वो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा। बात आई समझ में। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है इसमें। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, अ करंट ऑफ 0.6 एम्पियर इज ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिकल बल्ब फॉर 10 मिनट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। इसने कहा है यहाँ पे कि 0.6 एम्पियर करंट अगर ड्रॉन कर रहे हो, ठीक है, और कितने टाइम तक ड्रॉन करा है आपने उसको, यहाँ पे 10 मिनट तक ड्रॉन करा है। कितने टाइम तक, वापस वही यूनिट का खेल है कि सीधी सी बात है आपको यहाँ भाई करंट, यहाँ फॉर्मूला क्या कहता है अपना कि I इक्वल टू या Q इक्वल टू देखिए कितना हो जाएगा आपका यहाँ से IT। Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा IT। Q इक्वल टू I की जगह I कितना दे रखा है यहाँ पे आपको 0.6 एम्पियर इनटू टाइम कितना दे रखा है, यहाँ पे टाइम दे रखा था आपको 10 मिनट, लेकिन इस 10 मिनट को आपको किस में कन्वर्ट करना था, यहाँ पे सेकंड में। तो 10 मिनट में जो अपने सेकंड होते हैं वो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे क्या 600 सेकंड्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है Q इक्वल टू देखिए कितना आ जाएगा 600 इंटू 0.6। तो ये आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे
360 कूलम। क्लियर हुआ है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगेन वापस वही थियोरेटिकल क्वेश्चन है आपका, एक डीसी जनरेटर जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो जो डीसी जनरेटर है, ठीक है, वो आपका किसके प्रिंसिपल पे वर्क करेगा? यहाँ पे फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है? ये कार्य करता है। जनरेटर जो होता है वो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करेगा। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट बात करें, देखिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, अगेन वापस वही थियोरेटिकल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। कि आपको प्रेजेंस जो है वो कौन बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस कौन बताएगा? देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? अमीटर। अमीटर तो किसको मेजर करता है यहाँ पे? क्या अमीटर तो किसको मेजर करेगा? आपके करंट को मेजर करेगा। सेकंड कह रहा है वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर किसको मेजर करता है? यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। और थर्ड ऑप्शन जो है वो कह रहा है यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल। एक्चुअल में कंपास बॉक्स की बात कर रहा है, तो वो किसको डिटरमाइन करेगा? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को। होता क्या है कि जब आप किसी कंपास को किसी मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हो तो उसकी नीडल जो है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है? वहां पे डिफ्लेक्ट हो जाती है। वो डिफ्लेक्ट क्यों हो जाती है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो इनमें से मैग्नेटिक फील्ड को कौन डिटेक्ट करेगा? यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड को कौन डिटेक्ट करेगा? यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके बात की जाए, थोड़ा छोटा नहीं हो जाएगा? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगेन 1D का क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। इसमें से पूछ रहा है यहां पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी इज करेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है? पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या कहता है कि स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। बट होता क्या है, स्पीड जो है आपकी, स्पीड तो कौन सी क्वांटिटी होती है आपकी? क्या स्केलर क्वांटिटी होती है कि नहीं होती है? और अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी जो है वो आपकी कौन सी क्वांटिटी होती है? यहाँ पे आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो पहला ऑप्शन तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन को लेके बात करूं तो स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर स्केलर क्वांटिटी, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन स्पीड इज वेक्टर, तो अगेन वापस क्या हो गया? ये आपका इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि स्पीड जो है वो तो कौन सी क्वांटिटी है आपकी? स्केलर क्वांटिटी है। और लास्ट ऑप्शन की बात की जाए तो स्पीड इज स्केलर, राइट कह रहा है। और आगे कह रहा है यहां पे कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या ये ऑप्शन करेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? तो आपका राइट आंसर जो है वो कौन सा हो गया? यहां पे आपका डी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपका रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन है, और इसमें क्या पूछा है इसने कि दो कॉन्वेक्स लेंस हैं जिनमें से एक की फोकल लेंथ तो कितनी है आपकी? यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है, और दूसरे की फोकल लेंथ जो है वो कितनी है यहाँ पे आपकी? 25 सेंटीमीटर है। उसने पूछा है कि दोनों को अगर कहाँ रख दिया जाए? एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रख दिया जाए, तो इनके कॉम्बिनेशन की जो पावर है वो कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें। पावर का फॉर्मूला क्या कहता है कि P इक्वल टू, बोलिए कितना होता है यहाँ से? 1/f। लेकिन अगेन वापस वही यूनिट का खेल है यहाँ पे, कि यहाँ जो यूनिट दे रखी है वो एक्चुअल में किसमें दे रखी है? आप देखिए किसमें दे रखी है? यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखी है। जबकि यहाँ जब पावर फाइंड आउट करते हैं तो ये यूनिट जो है f की, ये यूनिट किसमें होनी चाहिए आपकी? यहाँ पे मीटर में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए? मीटर में। तो पहला काम करते हैं अपन यहाँ पे कि 50 सेंटीमीटर, इधर देखिए यहाँ पे F1 जो है ये आपका कितना हो गया? यहाँ से 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में लिखता हूं तो बोलिए कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये 0.5 मीटर हो जाएगा। तो अगर मैं P1 निकालूं कि पहले वाले लेंस का पावर कितना आया, तो P1 इक्वल टू बोलिए कितना है यहाँ से? 1/f इक्वल टू 1/0.5, तो बोलिए कितना आ गया यहाँ से? +2 डायप्टर। ये किसकी आ गई? आपकी पहले वाले लेंस की पावर आ गई। अब इसके साथ एक और लेंस रखा हुआ है जिसकी फोकल लेंथ जो है वो कितनी है यहाँ पे आपकी? 25 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं इसकी पावर को लेके बात करूं यहाँ पे, तो इधर देखिएगा आप, यहाँ पे F2 इक्वल टू कितना दे रखा है? यहाँ पे 0.25 सेंटीमीटर दे रखा है, सॉरी
इधर देखिए यहां पर F2 जो है वो आपको कितना दे रखा है यहां से 25 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करता हूं यहां पे तो F2 इक्वल टू बोलिए कितना हो जाएगा आपका 0.25 मीटर हो जाएगा। और अगर मैं इसकी पावर की बात करूं कि P2 इक्वल टू कितना होगा तो P2 इक्वल टू देखिए कितना हो जाएगा आपका यहां से 1/0.25। और अगर इसको आगे सॉल्व करूं तो ये कितना हो गया आपका यहां पे +4 डायप्टर। देखिए दोनों लेंस जो हैं वो कौन से नेचर के हैं आपके यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, तो क्या दोनों की पावर पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी। और जब लेंसों को जब एक दूसरे के साथ एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा जाता है तो आपका जो पी नेट होता है ये कितना होता है यहाँ से आपका P1 + P2, ठीक है। और दोनों लेंस अगर कॉन्वेक्स हैं तो दोनों की पावर कैसे रखेंगे अपन पॉजिटिव रखेंगे। तो यहां देखिए P1 की जो वैल्यू थी ये आपकी कितनी थी +2 डायप्टर और P2 की जो वैल्यू है ये आपकी कितनी है यहां से +4 डायप्टर। तो 2 + 4 आपका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा यहां से 6 डायप्टर और वो भी कौन सा है यहां पे प्लस में। तो फाइनल आंसर जो है वो अपना कितना हो जाएगा यहां से +6 डायप्टर हो जाएगा। क्लियर हुआ है यहां तक। नेक्स्ट आगे बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन आपसे पूछा है यहां पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म कैन नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन सर्किट, की इनमें से कौन सी टर्म जो है वो इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो दो फॉर्मूले याद होने चाहिए थे आपको यहाँ पे। एक तो ये कि पावर इक्वल टू बोलिए कितना होता है आपका VI होता है, कितना होता है VI। इसके अलावा ओम्स लॉ जो है वो अपना क्या कहता है कि V इक्वल टू देखिए कितना होगा यहाँ से आपका IR होता है। V इक्वल टू कितना होता है IR। तो अगर मैं वैल्यू पुट करूं यहाँ पे P इक्वल टू देखिए अगर मैं V की वैल्यू पुट करूं तो V की वैल्यू देखिए कितनी है यहाँ से IR है। तो यहां अगर वैल्यू पुट कर दूंगा तो नेक्स्ट फॉर्मूला जो है ये क्या बन जाएगा आपका यहाँ से I²R। अगेन एक फॉर्मूला और, अगर मैं I की वैल्यू निकालू यहां से तो I की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है आपकी V अपॉन कितनी आ रही है यहाँ पे R। और अगर मैं I की जगह यहां कितना पुट कर दूं मैं V/R पुट कर दूं तो मेरे पास एक फॉर्मूला और बन जाएगा V²/R। तो क्या पहला वाला फॉर्मूला है कि नहीं है, पहला भी सही है। अगर मैं सेकंड फॉर्मूले की बात करूं तो देखिए यहां कितना लिखा हुआ है I²/R, जबकि करेक्ट रिजल्ट क्या है आपका I² × R। तो देखिए इनमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, कि सेकंड ऑप्शन जो है वो अपना क्या है यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट अगर बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास इज क्लोज टू 3/2 इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज c देन द स्पीड ऑफ लाइट इन क्राउन ग्लास विल बी क्लोज टू। इसने कहा यहाँ पे कि लाइट की जो स्पीड है लाइट की जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है आपको यहाँ पे c दे रखी है, वो कहाँ पे है आपकी एयर में। नेक्स्ट बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर ये लाइट जो है वो किसी क्राउन ग्लास से अगर पास होती है, कहां से पास होती है किसी क्राउन ग्लास से, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आपका कितना है यहाँ पे 3/2 है, तो उस केस में आपकी लाइट की स्पीड जो है वो किसके क्लोज होगी यहाँ पे। तो इधर देखिएगा फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है अपना n = c अपॉन कितना होता है आपका यहाँ पे v, जहां c क्या है आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। और यहां अगर मैं v की बात करूं अपने को कैलकुलेट एक्चुअल में क्या करना है यहाँ पे v करना है, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका c/n। तो c/n देखिए n क्या है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो कि कितना दिया हुआ अपने को यहाँ पे 3/2, तो n की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूं 3/2, तो आपका राइट आंसर जो है वो कितना हो गया 2c/3। तो इधर देखिए यहाँ पे राइट आंसर कितना है यहाँ पे 2/3c। क्या ये राइट ऑप्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट चलें, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था आपका, थोड़ा ठीक क्वेश्चन कहा जा सकता है इसको, बिकॉज इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है आपका यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो ये देख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ सील्ड पैकेट इज 1 लीटर एंड इट्स मास इज 800 ग्राम। द पैकेट इज फर्स्ट पुट इनसाइड वाटर विद डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड देन इन अनदर लिक्विड बी विद डेंसिटी 1.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। Then which one of the following statement holds true? इसने कहा यहाँ पे कि कोई ऑब्जेक्ट है अपने पास जिसका वॉल्यूम जो दे रखा है वो कितना दे रखा है यहाँ पे 1 लीटर दिया हुआ है और इसका मास जो है वो अपने को कितना दे रखा है यहाँ पे 800 ग्राम दे रखा है। इसने कहा है कि पहले इस पैकेट को मैं एक ऐसे लिक्विड में इमर्ज करता हूं जिसकी डेंसिटी जो है वो आपकी कितनी है यहाँ पे 1 ग्राम है,
और बाद में इसको किसी ऐसे लिक्विड में इमर्ज करता हूं यहां पे जिसकी डेंसिटी जो है वो कितनी है 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो आगे इसने ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात की जाए तो इसने ऑप्शन में फ्लोटिंग को लेके बात करी है, तैरने को लेके बात करी है। तो एक छोटी सी कंडीशन ध्यान रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है आपका लिक्विड में तभी फ्लोट करता है जब लिक्विड की जो डेंसिटी उस ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है वो या तो उससे स्मॉल हो या फिर क्या हो, इक्वल हो। किसके इक्वल हो यहां पे, उस लिक्विड की डेंसिटी से। ये कंडीशन होती है आपकी किसकी, यहां पे फ्लोटिंग की, कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी लेस देन इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, आपकी कम होनी चाहिए, और लिक्विड की डेंसिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, यहाँ पे ज्यादा होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, अपने को कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में एक चीज चेक करनी है कि इस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल में डेंसिटी कितनी होगी। फिर अगेन वापस यूनिट को लेकर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि यहाँ जो यूनिट दे रखी है, देखिए ये यूनिट, वॉल्यूम की यूनिट, वो कितनी दे रखी है आपको, यहाँ पे 1 लीटर दे रखी है। बाकी डेंसिटी का फॉर्मूला अपन सब जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू बोलिए कितना हो जाएगा आपका, डेंसिटी इक्वल टू होता है आपका यहाँ पे मास अपॉन कितना होता है, यहां से आपका वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो यहां डेंसिटी को लेके बात करूं तो देखिए मास तो कितना दे रखा है इसका, यहां पे 800 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है, 800 ग्राम। तो मेरे ख्याल से मेरे को मास और इसकी यूनिट चेंज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहां पे लिक्विड की जो डेंसिटी दे रखी है, देखिए उसकी यूनिट भी किसमें दे रखी है इसने, यहां पे ग्राम में दे रखी है। किसमें दे रखी है, ग्राम में। तो मैं अगर मास को लेके बात करूं तो मास तो कितना हो गया यहाँ पे 800 ग्राम हो गया। और अगर वॉल्यूम को लेके बात की जाए तो वॉल्यूम यहां इसने दे रखा है, यहां पे 1 लीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 1 लीटर। तो 1 लीटर में 1 लीटर को अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब में अगर चेंज करता हूं तो ये होता है आपका 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है। कितना होता है, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो देखिए कितना आ जाएगा, 1000 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा आपका, क्यूब आ जाएगा। और अगर इसको सॉल्व किया जाए तो इस ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी आ रही है वो आ रही है अपने पास 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी आई है अपने पास यहाँ पे सिग्मा, मान लेता हूं ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वो कितनी है आपकी, यहाँ पे सिग्मा है, जो कि कितनी आई है अपने पास 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आई है। अब इधर देखिए, जब इसको अपने पहले वाले लिक्विड में जब इमर्ज करा है तो पहले वाले लिक्विड की जो डेंसिटी है वो कितनी है, 1 ग्राम है। और अभी देखिए ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी है आपकी, 0.8 ग्राम। क्या ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, क्योंकि यहां सिग्मा की वैल्यू तो कितनी है आपकी 0.8 है, और रो की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी है यहाँ पे 1 है। एंड ऑब्वियसली 0.8 जो है वो आपका रो से क्या है यहाँ पे, या 1 से क्या है यहाँ पे आपका कम है। तो क्या ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ऑब्वियसली। अगर मैं सेकंड बात करूं यहां पे, तो जब उसको सेकंड वाले किसमें इमर्ज करा है इसने, ऐसे लिक्विड में जिसकी डेंसिटी जो है वो आपकी कितनी है यहाँ पे 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या सेकंड वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही, तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो दोनों ही लिक्विड में क्या करेगा, यहाँ पे फ्लोट करेगा। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपका चेक कर लेंगे अपन यहाँ पे। देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, द पैकेट विल फ्लोट इन बोथ वाटर एंड लिक्विड पी, जो आपका पैकेट जो है वो दोनों में क्या करेगा, यहाँ पे फ्लोट करेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन एक छोटा सा न्यूमेरिकल है आपका। इधर देखिए, ये क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे कि अ सिंपल पेंडुलम हैविंग बॉब ऑफ मास स्मॉल m एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L has time period of capital T if the mass of the bob is doubled and the length of the string is halved, then the time period of this pendulum will be। इसने क्वेश्चन में ये कहा है आपसे कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड कितना है, t है, और t कब है, जब उसकी लेंथ कितनी है आपकी यहाँ पे L है, और मास में मान लेता हूं कि कितना मास कितना है यहाँ पे आपका m है। तो पहली बात तो एक चीज देखिए कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है t इक्वल टू, देखिए ये कितना होता है 2 पाई अंडर रूट L अपॉन कितना होता है यहाँ पे आपका g होता है। t इक्वल टू देखिए कितना होता है 2 पाई अंडर रूट L अपॉन g। तो पहली बात तो अब क्वेश्चन में इसने चेंज क्या करा है, क्या पूछा है, क्या है वो चीज पढ़ते हैं। तो इसने कहा है यहाँ पे कि बॉब के मास को क्या कर देता हूं मैं यहाँ पे डबल कर देता हूं। तो क्या टाइम पीरियड जो है क्या मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या, तो मास के ऊपर तो टाइम पीरियड डिपेंड आपका नहीं कर रहा, तो मास से तो इसके टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। बट आगे क्या कह रहा है यहाँ पे कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज हार्ड,
इसने कहा यहाँ पे कि अगर इसकी स्ट्रिंग जो है पेंडुलम की, उसकी लेंथ को कितना कर दिया जाए, यहाँ पे हाफ कर दिया जाए, तो क्या लेंथ का इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? ऑब्वियसली पड़ रहा है कि लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी किसके, यहाँ पे टाइम पीरियड के। तो अगर मैं टी की बात करूं तो देखिए यहाँ पे टी कितना हो जाएगा, टी डैश इक्वल टू कितना हो गया, 2 पाई अंडर रूट। देखिए लेंथ कितनी कर दी इसने, हाफ कर दी है। पहले लेंथ कितनी थी, एल, इसका मतलब अब कितनी हो गई, एल बाई 2। तो वैल्यू पुट करूं मैं यहाँ पे एल बाई 2g। क्या ठीक है यहां तक? तो इधर देखिए टी डैश जो है ये आपका किसके इक्वल आ गया यहाँ पे? अगर मैं केवल इस टर्म को देखता हूं तो ये आपकी किसके इक्वल है, यहाँ पे टी के इक्वल है। तो टी अपॉन बोली कितना हो जाएगा यहाँ पे, √2, यानी टाइम पीरियड जो है वो आपका कितना हो जाएगा यहाँ से, टी बाई √2। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन। बाकी के ऑप्शन भी एक बार चेक कर लीजिए आप इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वापस आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, जिसमें पूछा है इसने आपसे कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इनमें से कौन सी डिवाइस ऐसी हैं जो आपकी लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो हम सभी नॉन है उस डिवाइस से। ये कौन सी होती है आपकी, सोलर सेल। सोलर सेल क्या करता है, जो सोलर एनर्जी आती है उसको आपको किस में कन्वर्ट करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन जो है आपका वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे सोलर सेल हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट भी वापस आपका वही फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसने पूछा है यहाँ पे कि सोनार इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। एक्चुअली सोनार एक टेक्नोलॉजी होती है जो सबमरीन में यूज की जाती है, और इसने पूछा है यहाँ पे कि इनमें से कौन सी वेव्स जो हैं वो सोनार के लिए अपन यूज करते हैं। तो एक वेव्स होती हैं आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स, और उन अल्ट्रासोनिक वेव्स की जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है आपकी, ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज, और उन्हीं को अपन सोनार में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहां देखिए राइट ऑप्शन जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स। कि अल्ट्रासोनिक वेव्स को जो है हम कहां यूज करते हैं, आपकी सोनार में यूज करते हैं। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा साउंड की स्पीड को लेके बात करी इसने। इधर देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड वेव इज नॉट करेक्ट। कि यहाँ पे साउंड वेव की स्पीड को लेके कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट नहीं है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है उसने आपसे। तो पहले तो देखिए साउंड की स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था वो देख लेते हैं अपन यहाँ पे। तो साउंड की स्पीड का जो फॉर्मूला कह सकता हूं मैं, एक फॉर्मूला होता है आपका गामा आर टी अपॉन कितना होता है यहाँ पे, एम होता है। मतलब साउंड की जो स्पीड है, साउंड की जो स्पीड है वो आपकी किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, एक किस पे डिपेंड करती है, आपकी मॉलिक्यूलर मास पे भी डिपेंड करती है। और सेकंड चीज, एक और चीज ध्यान रखना आप यहाँ पे, साउंड की जो स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा तो किस में होती है, आपकी सॉलिड्स में होती है, फिर किस में होती है, लिक्विड में होती है, और सबसे कम जो होती है वो आपकी किस में होती है, यहाँ पे गैस में होती है। ऑलमोस्ट जो सॉलिड की अगर बात की जाए तो इसकी स्पीड होती है आपकी 5000 मीटर पर सेकेंड। अगर लिक्विड की बात की जाए तो वहां इसकी स्पीड होती है आपकी 1500 मीटर पर सेकेंड। और अगर बात की जाए गैसेस की तो स्पीड होती है आपकी 330 मीटर पर सेकेंड। अब बाकी देखिए अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन स्टील इज हायर देन दैट इन वाटर। तो देखिए स्टील जो है वो क्या है यहाँ पे आपका सॉलिड है, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे वाटर की तो वाटर क्या है यहाँ पे आपका लिक्विड है। तो ऑब्वियसली सॉलिड में ज्यादा होती है, लिक्विड में क्या होती है, कम होती है। तो क्या पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है कि नहीं, पहला करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इधर देखिए वी साउंड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका किसके, यहाँ पे टेम्परेचर के। तो इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी इंक्रीजेस। बट यहाँ क्या दे रखा है इसने यहाँ पे कि वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज। तो क्या रॉन्ग हो गया कि नहीं हो गया आपका। तो यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही चूज करना था। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। अगेन एक छोटा सा न्यूमेरिकल है आपका जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से पूछा गया है। यहाँ पे इसने कहा है यहाँ पे कि अ बुलेट ऑफ मास
10 gram is horizontally fired with velocity 300 meter per second from a pistol of mass 1 kg. What is the recoil velocity of the pistol? इसने कहा है यहाँ पे कि एक ऑब्जेक्ट है, सॉरी बुलेट का मास जो है वो आपका कितना है 10 ग्राम है और उसको हॉरिजॉन्टली फायर किया गया है, तो यहाँ पे गन की जो रिकॉइल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? तो सीधी सी बात है, ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपका किससे होगा? यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। बट अगेन एक चीज ध्यान रखनी है आपको, वापस वही यूनिट वाला खेल, यहाँ यूनिट जो है वो किस में दे रखी है आपकी 10 ग्राम में दे रखी है, और ये वाली जो बात है देखिए ये किसमें यहाँ पे मीटर पर सेकंड में, और यहाँ किस में दे रखा है इसने किलोग्राम में। तो पहला काम यही करेंगे अपन कि ग्राम को जो है वो किस में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो इधर देखिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या है यहाँ पे M1, भाई जब आपने बुलेट फायर नहीं करी थी, ठीक है, जब गन और बुलेट दोनों जब रेस्ट में थे तो मोमेंटम कितना था आपका 0 था, तो क्या फायर करने के बाद भी 0 रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो मैं अगर यहाँ बुलेट के लिए बात कर दूं MB VB प्लस गन के लिए बात कर लूं मैं MG VG इक्वल टू बोलो कितना होना चाहिए यहाँ पे 0। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। सबसे पहले मास ऑफ बुलेट, देखिए मास ऑफ बुलेट जो है ये आपका कितना है, यहाँ से मास ऑफ बुलेट जो है वो कितना है यहाँ पे 10 ग्राम है। अगर मैं ग्राम को किस में पुट करूं यहाँ पे किलोग्राम में, तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 0.01 इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो वेलोसिटी जो है बुलेट की वो कितनी दे रखी है आपको यहाँ पे 300 मीटर पर सेकेंड, तो इंटू बोलो कितना है यहाँ से 300 प्लस mg जो है मास ऑफ गन ये आपको कितना दे रखा है यहाँ पे 1 kg। तो यहाँ बोलिए कितना आ गया 1 इंटू Vg अपने को क्या करना है फाइंड आउट करना है, तो इक्वल टू बोलिए कितना है यहाँ पे 0। और जब मैं इसको आगे सॉल्व करूं यहाँ पे अगर Vg की वैल्यू निकालूं तो Vg की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी आ जाएगी यहाँ से -3 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ गन या रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन जो है वो आपकी कितनी आ जाएगी यहाँ से -3 मीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर जो है वो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये शायद फिजिक्स का अपना लास्ट क्वेश्चन है ये। तो इधर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपसे इसने वापस थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि माइक्रोफोन जो है वो आपका कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो माइक्रोफोन का बेसिक सा मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जो अपना माइक होता है, माइक क्या है एक तरह से माइक्रोफोन है, और माइक का काम क्या होता है कि वो साउंड एनर्जी को यहाँ पे कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है आपका, क्या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है